हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में अपन ने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन, और कुछ बातें इसके बारे में अपन ने पढ़ी थी। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की ब्रांचेस, अगर इसको हम ब्रांचेस में डिवाइड करें तो इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है। देखो, इसके अंदर अपन को क्या करना है, स्टडी करनी है। किसकी? अपन को स्टडी करनी है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी अपन को करनी है। तो इस इंटरेक्शन की स्टडी के बेसिस पे यह हम, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था ऑर्डर, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इस तरीके से ऑर्डर्स अपन ने पढ़े थे। तो इस ऑर्गेनिज्म लेवल पे या ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखो, इसकी ब्रांचेस हैं टू ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑटेकोलॉजी, एक है सिन इकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। देखो, इसके अंदर क्या होता है, ऑटेकोलॉजी, इसके अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसकी स्टडी करेंगे अपन ऑटेकोलॉजी में। तो वो वाली ब्रांच क्या कहलाएगी इसकी, वो कहलाएगी ऑटेकोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल स्पीसीज। एक अकेली स्पीसीज के लिए भी कौन से टर्म कम मिलेंगे अपन, ऑटेकोलॉजी वर्ड या टर्म यूज में लेते हैं अपन ऑटेकोलॉजी, सिंगल स्पीसीज और सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। अब यहाँ पर कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है या स्पीसीज है, उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करेंगे अपन ऑटेकोलॉजी में। ठीक है, अब देखो आगे इस पे, इसलिए यहाँ पर यूनिट ऑफ स्टडी क्या हो जाएगी, इसके अंदर यूनिट ऑफ स्टडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। यूनिट ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनिज्म या सिंगल स्पीशीज। यहाँ पर यूनिट ऑफ स्टडी हो जाएगा सिंगल स्पीशीज। इसलिए ऑटेकोलॉजी को अपन बोलते हैं स्पीशीज इकोलॉजी। स्पीशीज इकोलॉजी, देखो, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज या ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन। इसको अपन बोल सकते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे इसको इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये इकोलॉजी की एक ब्रांच हो गई ऑटेकोलॉजी, जिसके अंदर अपन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है स्टडी करते हैं अपन, या एक सिंगल स्पीसीज की स्टडी करते हैं अपन इसके अंदर। इसको अपन बोलेंगे स्पीसीज इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी और इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। सेकंड, सिन इकोलॉजी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इसके अंदर एनवायरनमेंट के साथ किसका इंटरेक्शन होगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसको स्टडी करेंगे अपन सिन इकोलॉजी में। इसके लिए टर्म कौन सी काम में आएगी अपने पास में, सिन इकोलॉजी। ठीक है, तो हमारे पास में है नेक्स्ट टर्म सिन इकोलॉजी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ
और इसकी स्टडी को अपन बोलेंगे सिन इकोलॉजी। अब अपन ने पढ़ा था ऑर्डर्स के अंदर सेम इंडिविजुअल्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में। और अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर डिफरेंट स्पीशीज हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है, इसको अपन बोलते हैं कम्युनिटी। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी। हम इसको बोल सकते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको अपन, कम्युनिटी इकोलॉजी। तो यहाँ पर स्टडी यूनिट ऑफ स्टडी क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ स्टडी यहाँ पर हो जाएगी कम्युनिटी। और इसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। तो ये दो टर्म हैं, दो ब्रांच हैं इकोलॉजी की, ऑटेकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ठीक है, स्पीसीज इकोलॉजी की बात हो ऑटेकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात हो तो ऑटेकोलॉजी, इंडिविजुअल इकोलॉजी की बात हो तो ऑटेकोलॉजी की बात हो रही है। कम्युनिटी इकोलॉजी की बात होती है तो कौन सा इकोलॉजी हो जाएगा, वो हो जाएगा सिन इकोलॉजी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन समझना चाहें, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो एग्जाम्पल देखो, एक इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन। अब ह्यूमन एक अकेली स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, ह्यूमन की, एक स्पीसीज की, इंडिविजुअल स्पीसीज की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटेकोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये आएगा ऑटेकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारी स्पीशीज आ गई, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब उसके अंदर आ गए। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिन इकोलॉजी। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एग्जांपल हो गया किसका, ये एग्जांपल हो गया सिन इकोलॉजी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमारे पास में इकोलॉजी के ब्रांचेस हैं, ऑटेकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। इसके अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी, एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में यूनिट ऑफ स्टडी होती है कम्युनिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ने देखा, ये होती है इसकी ब्रांचेस। नेक्स्ट इसके आगे अब अपन बात कर रहे थे इकोलॉजिकल ऑर्डर्स। इकोलॉजिकल ऑर्डर हमने देखे कल, ऑर्गेनिज्म से लेकर, ऑर्गेनिज्म से अपन ने स्टार्ट किया था। और ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, पॉपुलेशन। डिफरेंट स्पीशीज का जो ग्रुप होता है वो बनाता है कम्युनिटी। और कम्युनिटी बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक के साथ जब अबायोटिक भी प्रेजेंट होता है या पाया जाता है तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से एक लार्ज इकोसिस्टम, बड़ा इकोसिस्टम बनता है, उसको अपन बोलते हैं बायोम। और बायोम से कंप्लीट अर्थ वो क्या बनती है, बायोस्फीयर। तो ये जितने भी ऑर्डर्स हैं इन सब को अपन एक एक को लेकर के स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट है अपनी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में अपन ने देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। ये क्या होती है, ये होती है स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, अपन ने देखा था। स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है ये, और
मल्टी सेलुलर भी ये हो सकता है ये, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म लेवल पे एक मिनट, हाँ देखो अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर, ऑर्गेनिज्म के लेवल पर इकोलॉजी, इकोलॉजी को अपन बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसके ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर इकोलॉजी को अपन बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। कैसे? देखो, अगर क्लाइमेट में या एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट के अंदर कोई भी चेंज आता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। समझ में आ गया? देखो, ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज पर, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? क्लाइमेट के अंदर कोई भी चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बता सकते हैं, समर सीजन में, गर्मियों में स्वेटिंग, पसीना आना, क्लाइमेट में चेंज हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, मतलब स्वेटिंग की प्रोसेस हुई, पसीना आया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरीके से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या हो गया ये? और ये सारी एक्टिविटीज क्यों होती हैं? ये सारी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में रहने के लायक बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये अपने एनवायरनमेंट में रहने के लायक बनाती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में चेंजेस नहीं करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेंज करता है, परिवर्तित करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल अपन ने देखा, समर सीजन में, गर्मियों में स्वेटिंग आना, सर्दियों में, विंटर्स में शिवरिंग की प्रोसेस, ठिठुरना, ये दोनों प्रोसेस क्या है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के एग्जाम्पल हैं, जो क्लाइमेट में चेंज होने से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिज्म अपन ने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट ऑर्डर है अपना पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए अपन ने कल बताया था कि ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स या सेम स्पीशीज का ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको अपन बोलेंगे पॉपुलेशन। पर्टिकुलर एरिया में जो एक ही जाति के जीवों का समूह है वो कहलाता है पॉपुलेशन, उसको अपन बोलेंगे पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन से संबंधित हमारे पास में 3 टर्म्स हैं। एक है सिस्टर पॉपुलेशन, एक है लोकल पॉपुलेशन, एक है सिस्टर पॉपुलेशन और एक है मेटा पॉपुलेशन। हमारे पास में है एक तो लोकल पॉपुलेशन, एक है सिस्टर पॉपुलेशन, एक है मेटा पॉपुलेशन। समझना इनको तीनों क्या होती हैं। ये पॉपुलेशन से संबंधित 3 टर्म्स समझना इसको क्या क्या होती है। देखो, हमारे पास में एक ये पर्टिकुलर एरिया है,
ये कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी सिटी मान लो या कोई भी एरिया मान लो, ये है मान लो प्लेन, मतलब मैदानी क्षेत्र, प्लेन से ही है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पीसीज प्रेजेंट है ए, ठीक है। दूसरा एक और एक पर्टिकुलर एरिया है, ये है मान लो हिल्स, ठीक है। इसके अंदर भी स्पीसीज है ए, यहाँ पर भी कौन सी स्पीशीज है, यहाँ पर स्पीशीज है ए। अब देखो एनवायरमेंट, एरिया अलग अलग है, क्या है, एरिया डिफरेंट है लेकिन स्पीसीज सेम है, स्पीसीज क्या है, सेम है। तो समझना इसको, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई पॉपुलेशन लॉन्ग टाइम से रह रही है, लॉन्ग टाइम से सरवाइव कर रही है, तो उसको अपन बोलते हैं लोकल पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको अपन बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। कोई स्पीशीज ए है, ये इस एरिया में लॉन्ग टाइम से रह रही है, सरवाइव कर रही है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। ये इस एरिया में रह रही है लॉन्ग टाइम से, तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ की, ये भी हो जाएगी लोकल पॉपुलेशन, ठीक है। लॉन्ग टाइम से यहाँ पर मतलब है बाय जनरेशन, कई पीढ़ियों से यहाँ पर ये स्पीशीज रहती आ रही है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे लोकल स्पीशीज। एक टर्म क्लियर हो जानी चाहिए अपनी, लोकल स्पीशीज क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पॉपुलेशन या एक स्पीशीज लॉन्ग टाइम से रह रही है, सर्वाइव कर रही है, तो उसको अपन बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एरिया अलग अलग है, दो डिफरेंट एरियाज हैं, ये प्लेन्स है, ये हिल्स है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ का टेम्परेचर इसके कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, डिफरेंट एरियाज हैं, लेकिन ये क्या है, दोनों स्पीशीज सेम हैं। तो जब दो डिफरेंट एरियाज होते हैं, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, लेकिन स्पीशीज सेम होती हैं, तो ऐसी स्पीशीज आपस में क्या कहलाती हैं, ऐसे स्पीशीज को अपन बोलेंगे सिस्टर पॉपुलेशन। ऐसे स्पीशीज को अपन बोलेंगे सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है, क्लियर। ये लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेटा पॉपुलेशन क्या होता है। देखो यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन किसी भी कारण से यहाँ जा सकती है, तो बंदिश तो है नहीं, तो यहाँ की पॉपुलेशन या यहाँ की स्पीशीज किसी भी कारण से यहाँ जा सकती है, या फिर यहाँ की पॉपुलेशन जो है किसी भी कारण से यहाँ आ सकती है, ठीक है। तो जब दोनों एरियाज की पॉपुलेशन एक दूसरे की तरफ आ जा सकती हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट हो सकती हैं, तो इसको अपन बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको अपन बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन, क्लियर। देखो लॉन्ग टाइम तक रहती है, एक ही एरिया में पाई जाने वाली सरवाइव करने वाली पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन। ये यहाँ की लोकल पॉपुलेशन, ये यहाँ की लोकल पॉपुलेशन। अब ये दोनों सेम स्पीसीज हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज में हैं, इसलिए ये क्या होंगी, सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ की स्पीसीज यहाँ जा सकती है, यहाँ की स्पीसीज यहाँ जा सकती है, ऐसे स्पीसीज को अपन बोल सकते हैं मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मेंबर्स, सारे इंडिविजुअल्स यहाँ जाएं या इसके सारे इंडिविजुअल्स यहाँ से यहाँ जाएं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कुछ स्पीसीज यहाँ से यहाँ जा रही है या फिर कुछ स्पीसीज इसके यहाँ से यहाँ आ रही है, अब इसका ये मतलब है सारे एक ही स्पीसीज हैं, ये जितने भी स्पीसीज है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ये जा तो सकते हैं ना इधर, मतलब ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये सब एक आपस में क्या है, मेटा पॉपुलेशन है। ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे, ये सारे आपस में कहलाएंगे मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो और ये लोकल पॉपुलेशन के लिए एक और टर्म है डीम्स। लोकल पॉपुलेशन को डीम भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया डीम। अब ये 3 टर्म्स हो गई। अब यहाँ पर एक और टर्म देखो, एक और पॉइंट है, जैसे मान लो ये दो डिफरेंट एरियाज हैं,
लेकिन सेम स्पीसीज है। अब इनके बीच में आ जाए कोई फिजिकल बैरियर, वो फिजिकल नहीं, ज्योग्राफिकल बैरियर, कोई ओशियन आ जाए या फिर कोई बड़ा सा माउंटेन आ जाए। अब इसके आने से क्या होगा, ज्योग्राफिकल बैरियर के आ जाने से क्या होगा, दो डिफरेंट एरियाज हैं, एक वाला एक वाला। अब ये सिस्टर पॉपुलेशन दो हैं क्योंकि डिफरेंट एरियाज है, सेम स्पीसीज है, इसलिए सिस्टर पॉपुलेशन है। लेकिन इसके स्पीसीज है, इसके इंडिविजुअल्स इधर से इधर नहीं आ सकते हैं, इसके मेंबर्स, इसके इंडिविजुअल्स इधर से इधर नहीं जा सकते हैं, मतलब मेटा पॉपुलेशन नहीं है। क्या है, मेटा पॉपुलेशन नहीं है। अगर इनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है सिस्टर पॉपुलेशंस के बीच में, तो वो फिर मेटा पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा। ध्यान समझना, यहाँ पे कोई मेटा पॉपुलेशन है वो हमेशा क्या कहलाएगी, सिस्टर पॉपुलेशन होगी। मतलब कोई भी मेटा पॉपुलेशन कब कहलाएगी, जब अपने एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, कंट्रीब्यूट हो सके, वो मेटा पॉपुलेशन कहलाएगी। अगर वो मेटा पॉपुलेशन है तो सिस्टर पॉपुलेशन तो होगी ही, लेकिन अगर कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है तो सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी। मतलब यह है कि मेटा पॉपुलेशन हमेशा सिस्टर पॉपुलेशन होती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिस्टर पॉपुलेशन हमेशा मेटा पॉपुलेशन कहलाए। अगर ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाएगा तो मेटा पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये सारी टर्म है अपनी पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे स्पीशीज से रिलेटेड टर्म्स। एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो सारे एक ही स्पीशीज के होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अब स्पीशीज की। स्पीशीज जाति, क्लासिफिकेशन में भी अपन देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है स्पीशीज। और स्पीशीज यहाँ पर अपन एक तो ये हो गई, और क्या बोलेंगे अपन, ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, जो एक ही प्रकार के जीवों का जो समूह है वो कहलाएगा स्पीशीज। जो आपस में इंटरब्रीड कर सके वो स्पीशीज कहलाता है। अब यहाँ पर स्पीशीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे पास में, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो पढ़ेंगे अपन। जैसे एंडेमिक, जैसे हमारे पास में है एक एंडेमिक स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज। ठीक है, एक है एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, देखो ऐसे स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, वो कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज। समझ में आया, बहुत इजी सी लैंग्वेज डेफिनेशन है इसकी। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, जो कोई ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है और वर्ल्ड में या अर्थ पे और कहीं नहीं पाई जाती है, वो कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, वो स्पीशीज कहलाती है एंडेमिक स्पीशीज। इसका एग्जांपल अपन देना चाहें, कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कीवी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एंडेमिक स्पीशीज। तो कहाँ पाई जाती है ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। अब देखो ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है तो इनका नंबर कम होगा वर्ल्ड वाइड। जितने भी अदर स्पीसीज है उनका कंपैरेटिवली इनका नंबर क्या होगा, इनका नंबर होगा कम। ऑटोमेटिक हम सीधी सी बात है कि अगर एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट है, ये सीमित है,
तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, इनका नंबर हो जाएगा कम। इसी के बाद में अब देखो आगे, अब अगर मान लो क्लाइमेट के अंदर या एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है, क्लाइमेट में या एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाता है, तो क्या होगा, इनके विलुप्त होने के, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन मोर, एक्सटिंक्ट होने के, विलुप्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया में है, उसके अलावा कहीं पाए नहीं जाते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई क्लाइमेट या एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाता है, ज्योग्राफिकल चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनके विलुप्त होने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ये होते हैं मोर। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन, ये एंडेमिक स्पीसीज बनी कैसे, ये एंडेमिक स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो आपने वर्ड सुना होगा कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, या इसको बोलते हैं महाद्वीपीय अलगाव। महाद्वीपीय अलगाव, जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन मतलब स्टार्टिंग शुरुआती अवस्थाओं में, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था, अर्थ के अंदर बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे थे। तो इनको बोलते हैं अपन कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये वाला पार्ट इसका है टेरेस्ट्रियल, ये है इधर एक्वेटिक वाटर या ओशन। ठीक है, अब इसके अंदर ज्योग्राफिकल चेंजेस चल रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ओशन है या वाटर है वो फ्लो होकर के इधर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इधर की जो ऑर्गेनिज्म है वो यहीं रह गए, इधर नहीं जा पाए। तो ये क्या बन गई, ये बन गई यहाँ पर पाई जाने वाली स्पीसीज बन जाएगी एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का फॉर्मेशन किससे होता है, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय अलगाव। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन इसका रीजन होता है। इसके एग्जांपल से अपन ने बताया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो ये क्या होगी, एंडेमिक स्पीसीज। दूसरा कीवी न्यूजीलैंड में होता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एंडेमिक स्पीसीज। एक प्लांट होता है मेटासिकोइया, मेटासिकोइया ये पाया जाता है चाइना वैली में, चाइना घाटी में पाया जाता है ये पाया जाता है चाइना वैली में। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है एंडेमिक स्पीसीज के। ठीक है, अब ये जितनी भी एंडेमिक स्पीसीज होती हैं इनका नंबर बहुत वैसे ही कम होता है। तो ये सारी स्पीसीज होती हैं रेयर, ऑल एंडेमिक स्पीसीज आर रेयर। ठीक है, तो ये रेयर स्पीसीज होती है। अब देखो नेक्स्ट है की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज। देखो की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, इनका नंबर इकोसिस्टम में, अब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, इसकी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, ऐसे स्पीसीज जिसका नंबर इकोसिस्टम में कम होता है। क्या होता है, जिसका नंबर इकोसिस्टम में कम होता है, और इसके अलावा लेकिन इसका रोल इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, इसका होता है मेन रोल, इसका होता है मेन रोल, लेकिन इसका नंबर होता है कम, लेस। इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा कम, एक इकोसिस्टम में इसका नंबर होता है कम। अब अपन बात करें बायोमास की, मास मीन्स भार, वजन, और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बायोमास का मतलब है जैव भार।
ये जो स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, उसका अपने इकोसिस्टम में जो भार क्या होता है, वेटेज क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं बायोमास। तो अब बायोमास क्या होगा, देखो बायोमास किसको बोलेंगे अपन, बायोमास बोलेंगे अपन वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेट होता है उसको अपन कहते हैं बायोमास। और ये बायोमास किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इकोसिस्टम में कितना होता है ये डिसाइड करते हैं अपन, ये कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पर ये जो वेट है या बायोमास है, इसको भी हम टू टाइप से देखते हैं, टू कैटेगरीज में देखते हैं इसको। एक होता है फ्रेश वेट, एक होता है फ्रेश वेट, एक होता है ड्राई वेट, एक होता है ड्राई वेट। फ्रेश वेट, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका प्रेजेंट कंडीशन में जो वेट होता है वो कहलाता है उसका फ्रेश वेट। जैसे मैं हूँ, अब मेरा जितना वेट अभी होगा वो मेरा कहलाएगा फ्रेश वेट। अगर इस फ्रेश वेट में से वाटर को बाहर निकाल दिया जाए, वाटर को बाहर निकाल दिया जाए तो वो बन जाएगा उसका ड्राई वेट। या हम कह सकते हैं कि अगर फ्रेश वेट में से वाटर को बाहर निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वेट वो कहलाएगा उसका ड्राई वेट। या हम कहें या किसी एनिमल को या किसी ऑर्गेनिज्म को अगर सुखा दे तो जो वेट आएगा वो कहलाएगा उसका ड्राई वेट। अब यहाँ पर देखो फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों में से सही कौन सा है। अब फ्रेश वेट, देखो फ्रेश वेट अभी मैं हूँ, अभी मेरा वेट कुछ है और अभी मैंने कुछ खाना खा लिया या कुछ पानी पी लिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा वेट चेंज हो जाएगा। तो ये फ्रेश वेट जो होता है ये होता है वेरिएबल, अनिश्चित होता है। ये क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसे प्लांट्स की अपन बात करें, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में अगर मॉर्निंग में अपन देखें, मॉर्निंग में प्लांट्स का वेट ज़्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कम होती है, तो वेट ज़्यादा होगा। दोपहर में अपन देखें तो दोपहर में ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिससे उनका वेट यानी पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में ज़्यादा निकलेगा तो उनका वेट कम हो जाएगा। इवनिंग में फिर वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी तो वेट वापस से चेंज हो जाएगा। तो ये वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ पर इसको नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे ड्राई वेट को, ठीक है। ड्राई वेट ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। तो अपन वेट बात करते हैं ड्राई वेट की। ड्राई वेट को अपन निकालेंगे कैसे, अपन एक एवरेज लेते हैं। जैसे हमारे पास में है कोई भी एनिमल है, उसका टिश्यू अपन ने ले लिया, क्या ले लिया, जैसे कोई टाइगर है, टाइगर का वेट है 200 kg। अब हमें इसका ड्राई वेट निकालना है तो हम एक एवरेज देख सकते हैं। जैसे हमने इसका टिश्यू लिया, टिश्यू का वेट है 100 ग्राम, क्या है, टिश्यू का वेट है 100 ग्राम, टिश्यू का वेट है 100 ग्राम, ठीक है। अब एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से ड्राई वेट कैलकुलेट करते हैं, वो होता है बॉम कैलोरीमीटर। ये ड्राई वेट कैलकुलेट करने का काम करता है। तो ये टिश्यू है हमारे पास में, इसका फ्रेश वेट है 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम। अब हम इसको इस इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे। अब ये क्या करेगा, इसको सुखाएगा, जलाएगा नहीं, जलाना नहीं है, सुखाना है अपन को। तो ये जला देगा, तो इसके सुखाएगा। तो सुखाने के बाद क्या होगा, वाटर निकल जाएगा बाहर, इसमें से वाटर बाहर निकल गया। अब जो वेट आएगा वो आएगा ड्राई वेट, और मान लो यहाँ पर है 10 ग्राम। ये कितना है, 10 ग्राम। तो यह आ गया इसका 10 ग्राम ड्राई वेट। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया 10 ग्राम
100 ग्राम पे 10 ग्राम आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि 10% जो वेट है फ्रेश वेट उसका 10% वो होगा ड्राई वेट। तो यहाँ पर 200 किलोग्राम है, इसका 10% कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम इसका आ जाएगा ड्राई वेट। ये अपन एक एवरेज मान के चलते हैं। तो यहाँ तक की बात हुई है बायोमास की। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि स्टोन स्पीसीज को। ठीक है, थैंक यू।